हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बहुत विधिवत आराम से चल रही होगी। अभी तक हम लोगों ने इस चैनल पे आपको लेसन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के सोल्यूशन प्रोवाइड कराया। सारे क्वेश्चंस हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाए और आप लोगों का बहुत ही प्यार, बहुत ही सपोर्ट मिला, जिसके कारण मेरा चैनल लगातार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे, चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे और हाँ, अपनी पढ़ाई विधिवत आराम से करते रहेंगे। ठीक है, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 6, जिसका नाम क्या है? त्रिभुज। जिसका नाम क्या है? त्रिभुज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइंगल्स। इस लेसन में हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज है क्या, ठीक, त्रिभुज क्या होता है, फिर समझेंगे कि सर्वांग सम क्या होते हैं, फिर समझेंगे कि समरूप क्या होते हैं, और इसी के साथ में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.1 का पूरा सोल्यूशन करेंगे, पूरा उसका चीरफाड़ एनालिसिस कर देंगे एक्सरसाइज 6.1 का। तो बने रहें चैनल के साथ में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार विजिट किए चैनल पे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक का नाम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स होते क्या है? जैसा लिखा गया त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब क्या है? तीन भुजाएं। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? तीन भुजाएं। तो तीन भुजाओं से जो आकृति बनती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। क्या ये पूरी कंप्लीट हेडिंग होगी? नहीं। कंप्लीट हेडिंग क्या होगी? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाएं तो होनी चाहिए उसमें, लेकिन आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। मतलब है, आइए समझते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज करें एक लाइन ये हो गई, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है कितनी भुजाएं हैं? एक, दो और तीन, तीन भुजाएं हो गई। क्या ये त्रिभुज बन गया? अभी बंद नहीं है, इसलिए त्रिभुज ये नहीं है। मतलब तीन भुजाओं से ऐसी आकृति बने जो बंद हो, उसी को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तो जैसे एक भुजा ये हो जाए, दूसरी भुजा ये हो जाए और तीसरी भुजा हम इस तरह से बनाएं। अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारा त्रिभुज कहलाएगा और ये हमारा त्रिभुज नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें तीन भुजाएं हैं, इसमें भी तीन भुजाएं हैं। लेकिन यहां पर जो भुजाएं आप देख रहे हैं ये आपस में जुड़ी हैं यहां से, लेकिन बंद नहीं है। जबकि इसमें क्या है कि तीनों भुजाएं बंद हैं। त्रिभुज को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा शो करते हैं। जैसे ये त्रिभुज क्या हो गया हमारा? ए बी सी। ए बी सी क्या हो गया? त्रिभुज। तो जहां तक उम्मीद करते हैं त्रिभुज की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजाएं हों लेकिन उनके द्वारा जो आकृति बनाई गई है वो बंद होनी चाहिए, ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। क्लियर? ट्राइंगल्स, अगर इसकी हेडिंग समझें तो क्या लिखा है? ट्राई एंगल्स। ट्राई एंगल्स मतलब तीन एंगल। इसका मतलब तीन भुजाएं होंगी और तीन ही एंगल होंगे। ये ध्यान रखेंगे, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और उन त्रिभुज के तीन भुजाओं के द्वारा तीन ही कोण बनते हैं। तो यहां पर जब भी हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, त्रिभुज का सिंबल बनाते हैं और इसको लिखेंगे त्रिभुज क्या? ए बी सी। ये हमारा त्रिभुज क्या हो गया? ए बी सी। ठीक है, इसको हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी, अर्थात तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषा है, आप इसको समझ चुके होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दो शब्द यहां पर एक और आते हैं। क्या शब्द है वो हमारे? एक शब्द हमारा होता है सर्वांग सम, एक होता है सर्वांग सम और एक होता है समरूप। यहां पे लिखा हुआ है सर्वांग सम, सर्वांग सम, और एक शब्द होता है समरूप। ठीक, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर्वांग सम और समरूप इन दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज क्या है। ठीक, सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि जिनके आकार, ध्यान देंगे यहां पे, जिनके आकार व माप दोनों समान हो, दोनों समान हो। ठीक, सर्वांग सम हमारे क्या होंगे? जिनका आकार भी समान होगा और जिनकी माप भी दोनों में क्या होगी? समान होगी। ठीक है, समरूप क्या होते हैं? इनमें आकार तो समान होना चाहिए, इनमें जो समरूप हैं इनमें आकार समान होना चाहिए, लेकिन जो माप है आकार समान, आकार समान होते हैं। आकार क्या होते हैं? समान होते हैं।
ठीक। लेकिन जो माप है वह समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। माप समान व असमान हो सकती है। ठीक। अब ये अंतर आप समझ में आ गया होगा आपके कि सर्वांग में क्या है कि आकार और माप दोनों समान होंगे, जबकि समरूप में क्या है कि सिर्फ आकार समान होगा, माप समान होगी तब भी चलेगा, माप समान नहीं होगी तब भी चलेगा। ठीक। जैसे अब सपोज करें हम यहां पर ये कह सकते हैं, सर्वांग सम की बात कर रहे हैं, अगर हम दो ट्रायंगल ले लें, ठीक, दो ट्रायंगल ले लिए और इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने इस तरह से बनाया है कि इनकी जो भुजाएं हैं, जैसा पहला ट्रायंगल हमारा हो गया ए बी सी, दूसरा हो गया पी क्यू आर। ठीक। कंडीशन ये है कि इनका आकार तो बराबर है, पहली कंडीशन क्लियर हो गई कि दोनों का आकार क्या है, बराबर है। दूसरी कंडीशन है कि माप भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो ए बी भुजा है वह पी क्यू भुजा के बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, जो बी सी भुजा है वह क्यू आर भुजा के बराबर होनी चाहिए। और तीसरी बात कि जो ए सी भुजा है वह पी आर के बराबर होनी चाहिए। मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर, सेकंड भुजा के बराबर, और तीसरी भुजा की माप तीसरी भुजा की माप के बराबर होनी चाहिए। अर्थात अगर हम ये कह लें कि ये हमारा 3 सेंटीमीटर का, तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का। अगर ये हम कहते हैं 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अगर हम कहते हैं ये वाला 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक। तो ये है सर्वांग समता, आकार भी बराबर होगा और जितनी भी मापें दी गई होंगी वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक। दूसरी बात, समरूप पे आते हैं। समरूप में कह रहा आकार समान होते हैं। आकार कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। आकार समान होने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक, एक ट्रायंगल हमारा ये दिया गया है, इसका नाम हम लिख देते हैं क्या, ए बी, और ये सी ट्रायंगल हो गया। इसकी इस भुजा को हमने मान लिया ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की मान लेते हैं, इसको हम 6 सेंटीमीटर की मान लें, चेंज करना चाहें तो आप इसको 4 सेंटीमीटर की मान लीजिए। ठीक। एक त्रिभुज ये हो गया, ये फर्स्ट त्रिभुज है हमारा, इसको हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट त्रिभुज। अब हम एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं इस तरह से। ठीक। अब देखिए क्या इस त्रिभुज में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है। ये त्रिभुज हमारा कौन सा हो गया, पी क्यू आर त्रिभुज हो गया। ये भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर की है, क्या ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर की नजर आ रही है आपको, नहीं। हो सकता है ये 7 सेंटीमीटर की हमने ली हो, या हो सकता है इसको हमने 8 सेंटीमीटर कर दिया हो, इसको हमने 9 सेंटीमीटर कर दिया हो। ठीक। तो इनका आकार तो बराबर है, ये फर्स्ट है और ये वाला हमारा सेकंड हो गया, इनका आकार क्या है, बराबर है। लेकिन इनकी जो साइडें दी गई हैं आपको, क्या वे आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर है। ये बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ये है हमारे क्या, समरूप की परिभाषा। क्या आकार समान होते हैं लेकिन माप जो है वह समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस तरह से ये हमने आपको क्या बताया, सर्वांग सम क्या होते हैं और समरूप क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आपको बताएं समरूप त्रिभुज के जो है गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, किसको हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। देखिए समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, या हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज की शर्तें क्या होती हैं। समरूप त्रिभुज की दो शर्तें, समरूप त्रिभुज की दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या होती है, पहली शर्त होती है उनके संगत कोण, उनके जो संगत कोण होते हैं वे क्या होने चाहिए, समान हो। संगत कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक। दूसरी शर्त ये होती है कि उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए या समानुपाती हो। ये दो नियम हैं। ठीक। किसके, समरूप त्रिभुज के। हम दो त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं कब, जब उनके संगत कोण क्या हो, समान हो जाएं और उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएं, समानुपाती हो जाए। इसको फिगर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये ट्रायंगल एक बना हुआ है, ठीक। अब इस ट्रायंगल में नाम दे दिया गया इसका क्या, ए बी और सी, ये हमारा कोई ट्रायंगल हो गया, ठीक है।
इनके संगत कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। हमने एक दूसरा ट्रायंगल बनाया, ये हो गया हमारा एक दूसरा ट्रायंगल हो गया, ठीक, इस तरह से हमने बना लिया। इसका नाम क्या हो गया, पी क्यू, और ये हो गया आर। संगत कोण का मतलब ये हो गया कि एंगल ए जो है आपका, यह एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, ठीक। पहली शर्त ये कह रही है कि एंगल ए जो है इज इक्वल टू किसके हो जाए, एंगल पी के। दूसरा, एंगल बी जो है ये इक्वल होना चाहिए किसके, क्यू के। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के। और थर्ड वाला क्या हो गया कि एंगल सी जो है आपका, ये इक्वल होना चाहिए एंगल किसके, आर के। क्लियर। पहली शर्त, उनके संगत कोण समान हो, एंगल ए हो एंगल पी के इक्वल, एंगल बी जो हो वो एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी किसके इक्वल हो जाए, एंगल आर के। दूसरी शर्त कहती है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती का मतलब हो गया समान अनुपात में होनी चाहिए। जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये हो गई 4 सेंटीमीटर की, ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं ये हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर की भुजा। ये भुजा हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की है, तो ये हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर की भुजा। अगर हम इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर की भुजा, तो ये हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर की भुजा। अब यहां पर चेक करते हैं क्या ये समान अनुपात में है या नहीं है। इसका मतलब कि जो ए बी अपान में क्या करें, पी क्यू, तो ए बी की वैल्यू हो गई 4, पी क्यू की वैल्यू हो गई 8, तो क्या जाएगा आपका 1/2। क्लियर। ऐसे ही हम लिख सकते हैं क्या, बी सी अपान में क्या लिख सकते हैं, क्यू आर। बी सी की वैल्यू 5, क्यू आर की वैल्यू 10, वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये दोनों क्या हो गए, समानुपात में हो गए। ऐसे ही थर्ड वाला क्या हो गया आपका, सी ए अपान में हो गया आर पी इज इक्वल टू 6/12, ये भी क्या जाएगा 1/2। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपान आर पी। तीनों भुजाएं जो हैं इनका समानुपात आ गया। तो ये कंडीशन होती है किसी त्रिभुज के समरूप होने की, कि त्रिभुज हमारा समरूप कब होगा। ध्यान से समझिएगा। पहला, उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। कंफर्म। दूसरा, उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। संगत का मतलब होता है जो एक जैसे हों, ठीक है। ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, सी ए आर पी। तो इस तरह से हम इसको जो है समझते हैं कि हमारे समरूप त्रिभुज होते क्या है। आप इसको नोट डाउन करें, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन जो है ये रिक्त स्थान के रूप में दिया गया है आपको। क्वेश्चन नोट डाउन है आपका। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी वृत्त जो होते हैं कैसे होते हैं। सभी वृत्त, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो जितने भी वृत्त हमारे होते हैं, जितने भी वृत्त होंगे, सबके सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हो सकता है कि एक वृत्त इस तरह से बनाया जाए, दूसरा वृत्त आपका इस तरह से बनाया जाए। तो इनकी जो आकार है, आकार तो इनका सेम है, लेकिन क्या इनका साइज भी बराबर हो जाएगा? क्या ये इनकी जो भुजाएं होंगी बराबर हो जाएंगी? इसकी रेडियस कम होगी, इसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो इसलिए जितने भी वृत्त होते हैं, सभी के सभी जो वृत्त होते हैं हमारे, यह वृत्त हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ध्यान से समझेंगे, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांगसम हम तब कहते जब 2 सेंटीमीटर का अगर ये सर्कल होता, 2 ही सेंटीमीटर का इधर भी होता, या अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना हो जाए, 5 सेंटीमीटर का हो जाए। अगर समान रेडियस लेकर के वृत्त बनाए जा रहे हैं तो चाहे वो 2 वृत्त हों, चाहे वो 200 वृत्त हों, चाहे जितने भी वृत्त होंगे, सबके सब क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। लेकिन अगर उनकी रेडियस अलग अलग है, उनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो वे सर्वांगसम ना होकर के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्ग जो होते हैं ये क्या होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों समरूप होते हैं, समझते हैं इसको। ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप होने का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि पहला वृत्त जो है, पहला सर्कल जो है आपने बनाया था अभी, ये हो गया मान लीजिए वर्ग, हमारा वर्ग की बात हो रही है तो वर्ग बना लीजिए। एक वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग हमने और बना लिया ये इस तरह से, ठीक। तीसरा वर्ग हमने और बना लिया इस तरह से, मान लीजिए।
तो क्या ये सारे वर्ग जो आप देख रहे हैं ये बराबर हैं? वर्ग हमारे बराबर नहीं है। आकार उनका क्या है? वर्गाकार ही तो कहोगे, इसको भी वर्ग कहोगे, इसको भी वर्ग कहोगे, इसको भी वर्ग कहोगे आप। तो ये वर्ग हैं हमारे, लेकिन कैसे हैं? समरूप हैं, ना कि सर्वांग सम है। सर्वांग सम तब होते जब इनकी चारों भुजाएं आपस में सबकी क्या होती? बराबर। अगर ये 2 सेंटीमीटर का तो ये भी 2 सेंटीमीटर का और ये भी 2 सेंटीमीटर का। क्लियर? थर्ड नंबर, सभी त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूप त्रिभुज, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन दिया गया आपको समद्विबाहु और एक आपको दिया गया समबाहु। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? समबाहु। अच्छा, समबाहु त्रिभुज होता क्या है इसको समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज है क्या एक्चुअली में। समबाहु त्रिभुज मतलब होता है इसकी सारी भुजाएं बराबर हो, और समद्विबाहु का मतलब होता है इसकी केवल 2 भुजाएं बराबर हो। ठीक, तो 2 भुजाएं बराबर होंगी तो हो सकता है 2 भुजाएं अलग अलग बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए ये हो गया इस तरह से त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज हमारा ये हो गया इस तरह से, ठीक बना हुआ है। अब इसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब होता है ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और थर्ड वाली भुजा जो रहेगी वो इसके बराबर हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है 2 भुजाएं बराबर। मान लीजिए 2 भुजाएं बराबर हो जाए, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। और समबाहु किसको कहेंगे? जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये जो भुजाएं हैं आपकी ए बी सी, इसको लिखते हैं पी क्यू आर। यहां पर मतलब ये है कहने का कि जो ए बी है बराबर है बी सी के, बराबर है किसके? सी ए के, और इसी प्रकार से पी क्यू है बराबर किसके? क्यू आर के, और बराबर है किसके? आर पी के। और ये भुजाएं आपस में भी बराबर हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर का तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, सारे के सारे क्या है? 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर? फोर्थ नंबर में कह रहा है कि भुजाओं की संख्या के आधार पर, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं? अभी आपको हमने बताया कि अगर उनके संगत कोण बराबर हो। क्या होने चाहिए? संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक। दूसरी बात, उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर नहीं होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। यहां क्या लिखेंगे? समानुपाती होनी चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर बताएं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में जो है 2 उदाहरण आपको देने हैं। पहला कह रहा है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां कैसी होती हैं हम आपको बता चुके हैं, और समरूप आकृतियों के आपको उदाहरण देने हैं। तो नंबर 1 उदाहरण में आप लिख सकते हैं इसमें क्या? कोई भी 2 वर्ग कर दीजिए। कोई भी 2 क्या कर दिए जाएं? वर्ग। अगर कोई 2 वर्ग होंगे तो वो क्या होंगे? समरूप होंगे, क्योंकि वो वर्ग ही कहलाएंगे, आयत नहीं कहलाएंगे, वर्ग ही कहलाएंगे। नंबर 2 हम कह सकते हैं क्या? 2 समबाहु त्रिभुज। 2 समबाहु त्रिभुज। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। अगर 2 ले लिए जाएं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, ठीक। सेम ऐसे ही क्या कहा गया कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब आपको बताना है कि जो समरूप नहीं है, तो समरूप ना होने में क्या है? बहुत ही आसान है। आप कोई 2 अलग अलग आकृतियां ले लीजिए। मान लीजिए हमने जो है सेकंड नंबर के लिए लिया, फर्स्ट नंबर हमने डाल दिया यहां पे सेकंड वाले क्वेश्चन का। क्या लिख सकते हैं? एक हमने ले लिया समबाहु त्रिभुज, एक क्या ले लिया? समबाहु त्रिभुज, ठीक। और दूसरा क्या ले लें? विषमबाहु त्रिभुज ले लें। एक समबाहु त्रिभुज ले लिया जाए और दूसरा क्या ले लिया जाए? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज एक हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, एवं दूसरा क्या हो जाएगा आपका? विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। दूसरी आकृति हो गई कौन सी? मान लीजिए कि हमने जो है सेकेंड पार्ट ले लिया इसको। अब एक समबाहु त्रिभुज तो लिया था, साथ में हमने क्या लिया था? विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा हम ले सकते हैं क्या? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, एवं दूसरा हम क्या कर देते हैं? एक कैसा? समकोण त्रिभुज, ठीक। अगर हम दूसरा क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज, तो वो भी क्या होगा? आपस में बराबर ही तो हो जाएगा। एक हो गया समबाहु, दूसरा हो गया विषमबाहु, और एक हो गया समबाहु, दूसरा हो गया कौन सा? समकोण। समकोण मतलब हो जाएगा 90 अंश।
तो ये हमारे क्या हो गए क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों पार्ट। ठीक, आप इसको नोट डाउन करें, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड बताते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको जो है दो चतुर्भुज दिए गए हैं और आपसे बताया गया है, पूछा ये गया है कि बताना आपको ये है कि क्या दोनों हमारे चतुर्भुज जो है समरूप हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक, आप ध्यान से इसको देखें तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या निकल के आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात करें ए बी भुजा की और ई एफ भुजा की, अगर हम यहां से ए बी अपान ई एफ की बात करें तो 1.5 अपान में 3 करेंगे यानी 1/2। अगर हम बीसी अपान एफ जी की बात करेंगे तब भी क्या आएगा 1.5 अपान में 3 अर्थात 1/2 हो जाएगा। अगर हम सी डी की बात करें, सी डी अपान में क्या कर दें जी एच कर दें तो इसकी भी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/2। और अगर हम डी ए अपान में एच ई, ध्यान दीजिएगा एच ई का मान निकालेंगे वो भी क्या आ जाएगा 1/2। तो यहां पर जितनी भी भुजाएं दी गई हैं इनकी भुजाओं का जो संगत अनुपात है वो तो बराबर आ रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी आपको याद होना चाहिए कि अगर हमारी एक कंडीशन से त्रिभुज हमारा जो आकृति जो होगी वो समरूप नहीं होगी, उसके लिए क्या है दो कंडीशन है, कोण भी तो बराबर होने चाहिए। आपने भुजाओं का अनुपात तो देख लिया कि हाँ बराबर आ गया, आप इसके आधार पर नहीं लिख सकते। देखिए ये कोण जो है ये अलग है और ये वाला कोण अगर आप देखेंगे तो ये अलग है, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल नहीं है। हो सकता है ये 70 डिग्री का हो या 80 डिग्री का हो, लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, संगत कोण समान नहीं है। जब संगत कोण हमारे समान नहीं होंगे अतः चतुर्भुज कैसे हैं, समरूप नहीं है, चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक, तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर कौन सा 6.1 का पूरा सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय आने वाली है जिसका नाम क्या है, थेल्स प्रमेय। इसको हम लोग बनाएंगे सेकेंड वीडियो में। तो ये एक्सरसाइज नंबर 6.1 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे तो इनको बताया गया है। थैंक यू सो मच।